हेलो दोस्तों, हेलो विद्यार्थियों। मैं अनूप सिंह अथावत आपके सामने आज केमिस्ट्री का लेसन नंबर 3 11th क्लास पीरियोडिक टेबल लेके आ रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस लेसन से आपका परिचय छोटी क्लास में पहले हो चुका है। ये लेसन केमिस्ट्री की सभी बातों की नींव रखता है। अगर ये लेसन आपको समझ में आता है, छोटे छोटे फंडामेंटल आपको क्लियर होते हैं, एलिमेंट्स के नाम आपको याद है, उनका क्लासिफिकेशन याद है, उनका वर्गीकरण याद है, उनके गुणधर्म पता है, तो आप केमिस्ट्री का एक बेसिक पार्ट क्लियर कर सकते हैं। और ये केमिस्ट्री का बेसिक भी है। स्टूडेंट्स, हम इस लेसन को क्यों पढ़े, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट हमको क्यों है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर आपको एक एलिमेंट की हिस्ट्री पता नहीं होगी, एलिमेंट्स की नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप ज्ञात कर लेते हैं तो इसके साथ साथ आपको इसका कंसेप्ट ऑक्सीकरण अवस्था से भी जोड़ना होता है। इसका कंसेप्ट जब आप ऑक्सीकरण अवस्था से जोड़ लेते हैं तो स्टूडेंट्स, आप परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, विद्युत ऋणता, प्रभावी नाभिकीय आवेश, परिरक्षण प्रभाव, ऐसे सभी कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको इन कंसेप्ट को एक साथ समझना है, तो ये लेसन पढ़ने की आपको बहुत जरूरत है। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस लेसन को। बच्चों, ये लेसन 2 पार्ट्स में स्टडी किया जाता है। 2 पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। एक पार्ट हमारा वर्गीकरण का होता है, एक पार्ट्स में हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तत्वों का हम यहाँ वर्गीकरण लेते हैं बच्चों। और दूसरा है तत्वों के गुणधर्म। गुणधर्म क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो 2 तरीके से यहाँ बच्चों अध्ययन किया जाता है। एक है वर्गीकरण और दूसरा है तत्वों का गुणधर्म। स्टूडेंट्स, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण आप किसे कहेंगे? वर्गीकरण का मतलब ये होता है समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग या समूह में रखा जाने वाली प्रक्रिया, एक ही वर्ग या समूह में रखी जाने वाली प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। आप सबको पता है वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। अगर हम स्टार्टिंग में ले तो 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में उपस्थित हैं, जो कि मुक्त और संयुक्त अवस्था में मिलते हैं बच्चों। और बाकी जो तत्व है वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से लैब में प्रिपेयर किए हैं। तो ये टोटल 118 तत्वों की हिस्ट्री। लेकिन हमको इन सभी तत्वों को अगर एक ही जगह पर रख देते तो हम इनका क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए हमने इनका वर्गीकरण किया जाना उचित समझा, जिससे हमें एक तत्व की नॉलेज उसके पूरे वर्ग के साथ, उसके पूरे आवर्त के साथ हमको ज्ञात हो जाती। तो स्टूडेंट्स, इस कड़ी में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जिसमें नंबर 1 वैज्ञानिक आया था, उनका नाम था प्राउड, साइंटिस्ट प्राउड। 1815 के समथिंग ये आए थे। 1815 में इन्होंने वर्गीकरण दिया था और इन्होंने वर्गीकरण का आधार हाइड्रोजन को माना है और परमाणु भार को मौलिक तत्व मानकर, मौलिक गुण मानकर आगे के तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास जानने का प्रयास किया। दूसरा वैज्ञानिक जो आप वेल नोन वैज्ञानिक है, सभी बच्चे जानते हैं, लेवोसिए रसायन विज्ञान के जनक है, एंटोनी लेवोसिए। इन्होंने तत्वों को धातु और अधातु में बांटा गया, लेकिन बाद में जाके पता चला कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनकी गुण धातु और अधातु दोनों के साथ मिलते जुलते थे, जिन्हें उपधातु बाद में जाके कहा। तो इनका ये आधार गलत था, इसलिए इनके वर्गीकरण को भी ज्यादा मान्यता नहीं मिली। इसके बाद में वैज्ञानिक डोबेराइनर का त्रिक नियम आया है। डोबेराइनर का त्रिक नियम, इन्होंने भी तत्वों को 3-3 के समूह में वर्गीकृत किया और बताया कि मध्यवर्ती तत्वों का जो परमाणु भार होता है, प्रथम और तीसरे तत्व की परमाणु भार का औसत होता है। तो डोबेराइनर ने भी ऐसा वर्गीकरण हमको बताया। इसके बाद में साइंटिस्ट
जो आए हैं बहुत अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं, जैसे न्यूलैंड का अष्टक नियम है। न्यूलैंड ने भी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को वर्गीकृत किया और इन्होंने संगीत के जिस तरह के स्वर होते हैं उनके आधार पर प्रथम तत्व आठवें तत्व से गुणधर्मों में समानता दर्शाता है। उसके आधार को बांधते हुए इन्होंने कहा कि जब तत्वों को संगीत के स्वर के समान जैसे सारे गामा पा सा होता है वैसे अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो प्रथम तत्व आठवें तत्व से गुणधर्मों में समानता दर्शाएगा। लेकिन बच्चों इनका जो नियम है ना ये केवल हल्के तत्वों पर ही लागू हुआ, केवल हल्के तत्वों पर ही इन्होंने अपना ये नियम लागू किया था। क्लियर बच्चों? और इसके बाद में जो साइंटिस्ट आया था वो था डी चेन कोरकोइड्स, लेकिन इनके वर्गीकरण का इतना ज्यादा इतिहास है नहीं। डी चेन कोरकोइड्स का वर्गीकरण इन्होंने तत्वों को एक वर्ताकार सारणी में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो डी चेन कोरकोइड्स का वर्गीकरण का ज्यादा इतिहास हमको देखने को नहीं मिलता। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगला जो साइंटिस्ट था लोथर मेयर। स्टूडेंट्स इन्होंने तत्वों को एक वक्र के रूप में प्रदर्शित किया, वक्र पर प्रदर्शित किया। और लोथर मेयर वक्र जो प्लॉट किया जाता है, जो आप खींचा जाता है परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य खींचा जाता है। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है तत्वों की परमाणु आयतन में भी वृद्धि होती है। तो इन्होंने एक वक्र बनाया, उस वक्र का अध्ययन यहाँ पर डिटेल में किया जाता है। इसके बाद में रसायन विज्ञान में वर्गीकरण का जो श्रेय दिया जाता है, तत्वों के वर्गीकरण का श्रेय जिस साइंटिस्ट को नाम दिया जाता है उसका नाम है डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। तो मेंडलीव का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट वर्गीकरण होता है, इसकी यहाँ पर डिटेल होती है मेंडलीव का वर्गीकरण। और स्टूडेंट्स इसके बाद में मोजले का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक पर आधारित था, लेकिन मेंडलीव का वर्गीकरण परमाणु भार पर आधारित होता है। स्टूडेंट्स अगले वर्गीकरण की ओर अगर हम चले तो रेंगे वर्नर का वर्गीकरण, ये रेंगे वर्नर का जो वर्गीकरण था स्टूडेंट्स, ये वर्गीकरण आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप है, या आवर्त सारणी का या मोजले की आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप है। तो हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट में कह सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ये आधुनिक आवर्त सारणी होगी जो रेंगे वर्नर द्वारा प्रतिपादित की गई है। इसके बाद में स्टूडेंट्स ब्लॉक आधारित वर्गीकरण पढ़ा जाता है, जिसमें हम केवल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो ब्लॉक आधारित वर्गीकरण होता है। इसके बाद में धातु, अधातु, उपधातु के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। धातु, अधातु और उपधातु के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। तो स्टूडेंट्स ये वर्गीकरण का पूरा पार्ट होता है, धातु, अधातु, उपधातु वर्गीकरण। ये सभी वर्गीकरण के टॉपिक होते हैं। इस तरीके से तत्वों के वर्गीकरण का स्टूडेंट्स इतिहास आपको देखने को मिलेगा। आज के पार्ट फर्स्ट में हम आज इस लेक्चर में आपको यही बताएंगे कि इस लेसन में किस तरीके से स्टडी हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम तत्वों के गुणधर्म की बात करते हैं। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि इनके मुख्य गुणधर्म कौन से हैं। बेसिकली इनकी गुणधर्मों को स्टूडेंट्स हम दो भागों में बांटते हैं, एक भौतिक गुणधर्म है, एक रासायनिक गुणधर्म है। भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं तो हम यहाँ पर चर्चा आपसे करते हैं कि इनकी गलनांक क्या है, इनकी क्वथनांक क्या है, इनके घनत्व क्या है, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो भौतिक गुणधर्म में हम तीन चीजें देख रहे हैं। दो गुणधर्मों को हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक भौतिक गुणधर्म होता है और एक रासायनिक गुणधर्म होता है। तो भौतिक गुणधर्म में जो है बेटा वो है एक तो बीपीएम की गलनांक, क्वथनांक व गलनांक, और दूसरा है हम घनत्व के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। और इसके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म देखिए, रासायनिक गुणधर्म की अगर हम आपसे चर्चा करें बच्चों, तो रासायनिक गुणधर्म में हम जो लेते हैं वो एक तो लेंगे बच्चों परमाणु त्रिज्या,
एक तो के कौन सा टॉपिक लेते हैं बच्चों, परमाणु त्रिज्या। दूसरा टॉपिक लेते हैं बच्चों हम आयनन विभव, आयनन विभव। तीसरा टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और चौथा टॉपिक हम यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट्स विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता। और स्टूडेंट्स इसके अलावा हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध। ये 5 टॉपिक स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी की जाती है। इन 5 टॉपिकों पर आधारित ये कंडीशंस होती है। तो आपके सामने इस चैप्टर को पढ़ने का एक मैंने प्रारूप ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और इनको पहले हम वर्गीकरण पढ़ेंगे और वर्गीकरण के बाद में हम एक एक करके हम तत्वों की गुणधर्म प्रत्येक वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको एक एक बात यहाँ पर हम समझाएंगे, थोड़ा सा हम वर्गीकरण के बारे में आपको लिखाते हैं, समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, टॉपिक डाल दीजिए आप वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। और पहली बार तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट जब ले लें आप तो पहला टॉपिक आप डाल देंगे बच्चों वर्गीकरण। पहला टॉपिक आप डाल दीजिएगा वर्गीकरण। और वर्गीकरण में स्टूडेंट्स आप लिखिए, वर्गीकरण में आप लिखिए एरो वाइज आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। तत्वों को एक समान वर्ग या समूह में, तत्वों को एक समान वर्ग या समूह में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा बच्चों, तत्वों का वर्गीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि तत्वों का अध्ययन आसान हो जाता है, तत्वों का अध्ययन आसान हो जाता है तथा उन्हें क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित तरीके से एक ही वर्ग या समूह में प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म लिखिएगा बच्चों, तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण में अब तक 118 तत्व वर्गीकृत किए जा सके हैं। 118 तत्व वर्गीकृत किए जा सके हैं, जिनमें 92 तत्व प्रकृति में मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए गए हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा बच्चों, तत्वों के वर्गीकरण का जनक, तत्वों के वर्गीकरण का जनक डुमित्री इवानोविच मेंडलीव को माना जाता है, डुमित्री इवानोविच मेंडलीव को माना जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा स्टूडेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण अनेकों वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर किया गया,
जिनमें प्रमुख वैज्ञानिक निम्न हैं, जिनमें प्रमुख वैज्ञानिक निम्न हैं। नंबर 1 लिखिए स्टूडेंट्स इसमें प्राउट, प्राउट की परिकल्पना। नंबर 1 लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें प्राउट की परिकल्पना, प्राउट की परिकल्पना। और स्टूडेंट्स प्राउट की परिकल्पना में आप लिखेंगे सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और इसलिए वे परमाणु भार द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसलिए वे परमाणु भार द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चूंकि उस तत्व का परमाणु भार रासायनिक अभिक्रिया में, क्योंकि उस तत्व का परमाणु भार रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है। इसलिए परमाणु भार को तत्व का मौलिक गुणधर्म निर्धारित किया गया है। इसलिए परमाणु भार को तत्व का मौलिक गुणधर्म निर्धारित किया गया है। तो बच्चों परमाणु भार को तत्व का मौलिक गुणधर्म निर्धारित किया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर सभी तत्वों को मान रहे हैं और उसके परमाणु भार के आधार पर सभी तत्वों को अंतर संबंधित किया गया है। तो ऐसा इन्होंने माना था, लेकिन ये ज्यादा समय तक ये बात टिक नहीं पाई, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऐसा तत्व का परमाणु भार मौलिक आधार नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, तो दूसरा वर्गीकरण आप डालेंगे लेवोसिए का वर्गीकरण। देखिए बच्चों ये बहुत छोटे छोटे वर्गीकरण है, इनसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लिखना जरूरी है, याद होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि तत्व का वर्गीकरण का इतिहास कैसे चालू हुआ। ये कम से कम आपको पता तो होना चाहिए ना। तो ये पता करने के लिए आप ये वर्गीकरण कर रहे हैं। तो दूसरा वर्गीकरण स्टूडेंट सभी लिखे लेवोसिए का वर्गीकरण। तो दूसरा वर्गीकरण का नाम क्या बच्चों? लेवोसिए का वर्गीकरण। और लेवोसिए ने तत्वों को कैसे बांटा? धातु और अधातु में वर्गीकृत किया। तो एक प्यारी से लाइन लिखिए सभी बच्चे, टॉपिक डाल लीजिए लेवोसिए का वर्गीकरण और इसमें लिखिए लेवोसिए के अनुसार तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन इनके वर्गीकरण का कोई आधार नहीं है, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके गुण धातु व अधातु दोनों से मिलते जुलते हैं। धातु व अधातु दोनों से मिलते जुलते हैं, अतः इनके वर्गीकरण को नकार दिया गया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको केवल इस लेसन का केवल क्या बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन और वर्गीकरण कैसे स्टार्ट हुआ, ये थोड़ा सा हमने आपको ब्रीफ आइडिया दिया है। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।